नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे खबरों की तो लखनऊ से खबर। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। कुल 4 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होंगे और आपको बता दें 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को ये मतदान होंगे। तो 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आ जाएगा। और आपको ये बता दें, इससे पहले ही न्यूज वन इंडिया ने जो खबर बताई थी उस पर मुहर लग गई है। जी हाँ, यूपी में जो पंचायत चुनाव होने अधिसूचना जारी को लेकर, चरणों को लेकर पहले ही न्यूज वन इंडिया ने खबर चलाई थी और उस पर आज ये मुहर लग गई है। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जहां कुल 4 चरण होंगे जिनमें मतदान होंगे। तो 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आना है। तो लंबे वक्त का इंतजार खत्म हुआ। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल ये 4 वो तारीख है जब पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने हैं। बता दें किस तरीके से तैयारियां चल रही थी। उन तैयारियों को देखते हुए आज जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसको लेकर प्रत्याशी में और हर किसी में खुशी। तो पहले चरण के मतदान की बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस ये पहले चरण में यहां मतदान होने। आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोई। और अब दूसरे चरण में मतदान की बात कर लेते हैं कि किन जिलों में मतदान होने। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। तो ये वो जिले हैं जो दूसरे चरण में जहां मतदान होने। तीसरे चरण में किन जिलों में मतदान होने ये भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, कासगंज, मिर्जापुर और बलिया। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत ये तमाम वो जिले हैं जहां तीसरे चरण में मतदान होने हैं। और अब चौथे यानी कि आखिरी चरण के बारे में बात कर लेते हैं कि किन जिलों में मतदान होंगे। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर ये तमाम वो जिले जिनमें चौथे चरण में मतदान होने हैं। तो 4 चरणों में ये मतदान होंगे। अगर बात करें हम मतदान को लेकर तो खास तैयारियां की गई हैं और लंबे वक्त का ये इंतजार खत्म हुआ है। इसमें 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये हमारे पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा, जो अलग अलग फेजेज में हैं। इसके अलावा पहले चरण का मत जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम है
और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ हो गई है। इसमें 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। पहले फिर दिल्ली से खबर, किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर बंद किया है। बता दें कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। और किसानों की ओर से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील भी की गई है। तो आज 4 महीने पूरे हो गए किसान आंदोलन को। आज भारत बंद का भी आह्वान किया हुआ है किसानों ने। और गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो बंद है। एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी चीजें बंद कर रखी हैं। और किसान आंदोलन जिस तरीके से 4 महीने पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, एक ही मांग कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आज किसान भारी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगातार किसान सड़कों पर ही थे और आज बंद का आह्वान किया है। 4 महीने पूरे हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान यहां पर बैठे हुए हैं लगातार और आज बंद का आह्वान है। समर्थन भी मिल रहा है इस बंद को। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर रखा और तस्वीरों के जरिए आप समझ भी सकते हैं कि बॉर्डर आज बंद है। कई संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है जब बंद किया जाएगा। तो बंद का आह्वान किया गया है और समर्थन भी इस बंद को मिल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप लोग खुद देखकर अंदाजा लगाइए। 4 महीने पूरे हो गए हैं और किसानों की मांग अभी भी वही जो पहले थी कि किसान कानून वापस ले लिया जाए। तो कड़कती हुई ठंड, बारिश निकल गई और अब गर्मियों का भी मौसम, लेकिन किसान अभी भी वही मौजूद। गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। दुकानें, मॉल, बाजार तमाम जगह बंद रहेंगी सिवाय एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। गौरव यादव गाजियाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। गौरव, किस तरीके की तस्वीरें हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें मार्केट की तो मार्केट में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं कुछ दुकानें खुली हुई हैं तो कहीं कुछ दुकानें बंद हैं। वहीं रोड पर भी ट्रैफिक आज जो आम दिनों की बात हल्का देखने को मिल रहा है। बैंकों की तरफ यदि जाते हैं तो कुछ बैंक बंद है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक इस समय बंद है और स्टेट बैंक को खुला हुआ है। तो यानी कि कुछ बैंक भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, कुछ सरकारी दफ्तर हैं जो इसमें समर्थन कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट ऑफिस हैं जो इसमें समर्थन कर रहे हैं। यानी बंद का मिला जुला असर गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। और यदि बात करते हैं गाजीपुर बॉर्डर की तो गाजीपुर बॉर्डर से जो दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाला जो एक रास्ता खोला हुआ था वो आज सुबह से ही बंद कर दिया गया है। और वहीं पर जो किसान हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन रागनी और ढोल नगाड़े बजाकर करते नजर आए हैं। बड़ी संख्या में जो किसान हैं उन्होंने रागनी गाई है, गीत बजाए हैं और सरकार को जगाने की कोशिश करी है। यदि और गाजियाबाद के अन्य जगहों पर देखा जाए, जैसे दासना क्षेत्र हो गया, मसूरी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी सांकेतिक तौर पर बंद किया गया है और साथ ही साथ ज्ञापन दिया गया है। मोदी नगर में भी बंद का आह्वान किया गया है, वहां पर भी ज्ञापन दिया जा रहा है।
तो इस तरीके से कई अलग अलग जगह सांकेतिक तौर पर बंद किया गया है, जिसका मिला जुला असर गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। जी गौरव, बात कर रहे हैं हम आवश्यक जो सेवाएं हैं और एम्बुलेंस, क्योंकि बंद कर रखा है, दुकानें मॉल हर चीज इन्होंने बंद कर दिया। ऐसे में जनता को तो नुकसान हो ही रहा होगा, उन्हें परेशानी हो रही होगी, लेकिन जो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं और आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको खुला हुआ छोड़ा है। तो ऐसे में अगर हम उन आवश्यक सेवाओं की बात करें और जनता की परेशानी को लेकर बात करें तो उसको लेकर कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि चक्का जाम करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं चक्का जाम देखने को नहीं मिला है। कहीं लोग, जो प्रशासन है वो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली जो रोड सुबह से बंद कर दी गई है, वहां पर जो लोग आराम से दिल्ली में जा रहे थे, यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए दिल्ली आसानी से जा सकते थे, वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कहीं जाम यदि लग जाता है तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही किसानों ने एम्बुलेंस को छूट दी है, जो कि वो हमेशा ही देते हुए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि खाली एम्बुलेंस, उसके अलावा यदि आम आदमी अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाता है और बाई चांस वो किसी जाम में फंस जाता है तो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए परेशानी भी हो सकती है। जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर मैनपुर से, बीजेपी नेता शक्ति सिंह को हमलावरों ने गोली मार दी है। गोली लगने से बीजेपी नेता शक्ति सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल बीजेपी नेता को आगरा रेफर किया गया है। तो भाजयुमो जिला कार्य समिति के सदस्य है शक्ति सिंह। दुकान बंद कर वापस घर जाते समय शक्ति सिंह पर थाना किशनी इलाके के बदनपुर गांव में हमला हुआ था। तो बदनपुर गांव के पास हमला हुआ है। बीजेपी नेता शक्ति सिंह गंभीर रूप से फिलहाल घायल हैं, आगरा रेफर कर दिए गए हैं। खबर बुलंदशहर से, अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। ककोड़ थाने में पैरोकार के पद पर तैनात था यह पुलिसकर्मी। बता दें, मृतक पुलिसकर्मी कोतवाल देहात क्षेत्र के सिखेड़ा गांव की एक घटना है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात सिखेड़ा गांव की एक घटना है। अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी और इस पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। तो पैरोकार के पद पर तैनात था यह पुलिसकर्मी ककोड़ थाने में। कोतवाली देहात क्षेत्र के सिखेड़ा गांव की एक घटना है। अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिसकर्मी और इलाज के दौरान मौत हो गई। और झांसी से खबर है, आपस में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूसे चले। एक दूसरे पर लात घूसा बरसाते हुए नजर आए छात्र। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देखकर यहां से ये छात्र मौके से फरार हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि दो गुट थे इन छात्रों के और जमकर लात घूसे चले, और जैसे ही इनको खबर लगी कि पुलिस आ रही है, ये सारे ही छात्र यहां से फरार हो गए। हालांकि ये वीडियो सामने आ गया है इन छात्रों की आपसी मारपीट का। तो दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूसे चले हैं। उसका वीडियो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ताज्जुब देखिए कि जैसे ही खबर लगी इनको पुलिस के आने की, लखनऊ से खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 4 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होंगे। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को ये मतदान होने। 2 मई को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। बता दें, पहले ही न्यूज़ 1 इंडिया ने कयास लगा दिए थे और उम्मीद जता दी थी सूचना जारी होने की, और आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं। आप न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है। तो ये वो तारीखें हैं जब पंचायत चुनाव के मतदान होंगे। 4 चरणों में ये मतदान होने, 15, 19, 26 और 29 अप्रैल इन तारीखों को मतदान होगा और 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।
4 चरण और 2 मई को पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स। लखनऊ से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है। आज यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 4 चरणों में ये मतदान होंगे और चारों ही चरणों की अगर हम बात कर ले तो कोविड गाइडलाइन का खास तौर पर पालन किया जाएगा और पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि मतदान ऐसे रखे जाएंगे। तो बच गया है पंचायत चुनाव का बिगुल। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, 19 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान है, 29 अप्रैल को चौथे चरण का यहां पर मतदान है और 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये 4 चरण है जब पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने हैं। पहले चरण में इन जिलों में मतदान होंगे सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोई। और दूसरे चरण में ये जिले हैं जहां मतदान होने हैं मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट। और तीसरे चरण की बात करें तो शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, कासगंज, मिर्जापुर और बलिया। चौथे चरण की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जौनपुर से देवेंद्र खरे। सबसे पहले लिए चलते हैं एसके के पास, एसके से अपडेट लेते हैं। एसके, पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होने, 4 चरण कुल तय किए गए, ऐसे में कोविड गाइडलाइन का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसको डिटेल में बताएं। बिल्कुल, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसको लेकर पूरा कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दिया है। ये शेड्यूल सभी जिला निर्वाचन जी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 75 जिला पंचायत हैं जिसमें 3051 जिला पंचायत के पद हैं जिनके लिए ये चुनाव होना है। 3 जिले ऐसे हैं जिसमें सीतापुर, गोंडा और बहराइच। सीतापुर की 3 ग्राम पंचायतें, गोंडा की 9 और बहराइच की 1 ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो वहां पर चुनाव नहीं होगा। बाकी 58,189 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। करीब 12 करोड़ 30 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विस्तृत कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर हम अब इसमें पुरुष और महिला अगर मतदाताओं की बात करें तो 53% करीब पुरुष मतदाता हैं, वहीं 45% करीब महिला मतदाता इस पूरे निर्वाचन कार्यक्रम में भाग लेंगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक विस्तृत कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। ये चुनाव 4 चरणों में होंगे, जिसमें जहां 15 अप्रैल पहला चरण होगा, दूसरा 19, तीसरा 26 और चौथा 29 तारीख को होगा। जिसमें जो 15 तारीख का जो चरण है उसमें 18 जिले हैं और उसके बाद के जो 3 चरण हैं उसमें 19 जिलों में मतदान होगा। और दूसरी खास बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है
उसको चाक चौबंद रखने के लिए की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक चरण में जिस जिले में चुनाव होगा उसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए एक ही बार में मतदान कराया जाएगा। मतलब एक जिले में एक बार मतदान होगा, दोबारा वहां किसी तरीके का मतदान नहीं कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, जिसमें जो मंडल अलग अलग मंडलों के जिले लिए जाएंगे, जहां पर एक मंडल से दूसरे मंडल में पुलिस और बाकी कर्मचारियों को शिफ्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर मंडल के एक, अगर बड़े जिले हैं तो 1 से 2 जिले, अगर बड़े जिले हैं तो 1 से 2 जिले, और अगर छोटे जिले हैं तो दो जिले प्रत्येक 18 मंडलों से लिए जाएंगे। ये चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम कहें तो ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे ज्यादा पदों के लिए होने वाला उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर पदों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इतनी बड़ी आबादी को लेकर चुनाव होने जा रहा है। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ गए, लिए चलते पहले आपको जौनपुर से हमारे साथ देवेंद्र खरे जुड़े हुए हैं। जौनपुर में देवेंद्र, पहले चरण में मतदान होने, कैसी तैयारियां हैं वहां पर? है जिसको आज निर्वाचन विभाग ने आज मोहर लगाई और सूचना जारी कर दी है। 15 तारीख को यहाँ पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन और पंचायत प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर लिया। कोविड को देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का हर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था होगी, जिसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी पूरी हो गई। जी ठीक है, कोविड को देखकर तैयारी आप बता रहे हैं, और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, कैसी उनकी तैयारी है और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रत्याशी अभी पूरी तरह से आज क्योंकि चुनाव युग फूक गया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का सब आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसला होता है, जिससे अभी प्रत्याशियों में अभी काफी सुगबुगाहट है। लेकिन जिस हिसाब से आज चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, इससे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय हो गया और तमाम जो प्रधान है वो अपने क्षेत्र में लगे हैं। लेकिन अभी तो शाम तक ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, जिससे प्रधान के जो मन में है संशय है वो दूर हो सके। जी ठीक है देवेंद्र, बने रहिए। मेरठ लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ अतुल शर्मा लाइव जुड़े हैं। अतुल, आपसे जानेंगे, तीसरे चरण में वहां मतदान होने हैं, ऐसे में क्या तैयारियां दिख रही हैं? पहले ही सख्ती कार्रवाई चालू कर दी। साथ साथ प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से ही इलेक्शन कराना है। मेरठ के अंदर 33 सीट जिला पंचायत के साथ साथ लगभग 578 सीटें जो पंचायत चुनाव की हैं उन पर कार्य किया जा रहा है। तीसरे चरण में मेरठ में चुनाव होने वाला है, उसके पहले ही जो प्रत्याशी है वो अपने जोर को आजमाने चालू कर दिए। साथ साथ उन्होंने जो सामग्री है उनका यूज करने का चाहा है, लेकिन पुलिस का कहना है किसी भी तरह से क्षेत्र के अंदर दारू को लेकर के और वैसी व्यवस्थाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। अवैध तरीके से जितनी भी दारू है इस पर रोकने का काम किया है। किसी भी तरह से अगर आज सीट जिस तरह से क्लियर हुई है कि 15 अप्रैल को यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले ही सभी पर सख्ती की जा रही है। ठीक है, और अगर हम सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बात कर ले और लोगों में जागरूकता, साथ ही प्रत्याशियों की तरफ से तैयारियां और उत्साह की बात करें तो क्या कुछ है? देखिए मैम, जागरूकता की यह है कि इस समय पर जो किसान है वो रोड पर बैठे हुए हैं। आज भी किसानों का धरना है, उसी को लेकर के गांव के लोग ज्यादातर किसान ही होते हैं। उसी पर अब ध्यान जो धरना चल रहा है उसे हटा करके पंचायत चुनाव पर किसानों का आ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव के लिए 5 साल के लिए चुना जाता है। उसी पर सबसे बड़ा काम यह है कि जितने भी पंचायत चुनाव प्रत्याशी हैं सभी अपना दमखम अड़काने के लिए सभी सामने आ रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपना सामने नाम ला रहे हैं। उसी को लेकर के अभी तक ये क्लियर नहीं था कि चुनाव कब होने वाला है, लेकिन आज से ही प्रत्याशी अपने पूरा जोर खोर अपनाने लगेंगे, जिससे पंचायत चुनाव की जो भी प्रक्रिया है सब चालू हो जाएंगी। जितनी भी प्रतिक्रिया सामने आनी है वो भी सामने आनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो आंकड़ा है वो लगातार हर एक गांव से मेरठ में लगभग 578 सीटों पे पंचायत चुनाव होते हैं। उसको लेकर के सभी प्रत्याशी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ठीक है अतुल, बने रहिए। एसके के पास चल लेते हैं। एसके, तमाम जिलों में मतदान की तारीखें आ गई है, 4 चरण तय कर दिए गए हैं। अलग अलग बूथों पर अलग अलग सुविधा, अलग अलग सुरक्षा के इंतजाम देखे जाएंगे। अगर हम खास लखनऊ से अगर बात करें तो तमाम जिलों की कमान जो है वहां से संभाली जाएगी। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कोविड गाइडलाइन को, नई गाइडलाइन भी सामने आ गई, तो क्या ऐसे में देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों में जागरूकता तो काफी कम हो गई है?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कोविड गाइडलाइन को लेकर तैयारियां की हैं वो विस्तृत तौर पर हैं, क्योंकि इस बार अगर हम देखेंगे तो जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 80,772 है, जिसमें जो मतदेय स्थल हैं 2,03,050 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें वो व्यवस्था की गई है कि ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएं ताकि जो लोग वहां पर निर्वाचन करने के लिए आएंगे उनकी भीड़ ना लगने पाए। मतलब एक मतदान केंद्र पर 5 से 6 बूथ तक बनाने की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, ताकि जो लाइंस लगती हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर का प्रयोग हो। ये बहुत सारी चीजें आयोग ने ध्यान रखते हुए बनाई। अगर हम पिछले बार की तुलना में करें तो करीब 50,000 से ज्यादा जो मतदेय स्थल हैं पिछली बार से ज्यादा इस बार बनाए जा रहे हैं, ताकि जो निर्वाचन हो उस दौरान लोगों की भीड़ एक जगह एकत्र ना हो, उसको लेकर इंतजाम भी इसमें किए गए हैं। और जिस तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया रखी गई है, कहीं ना कहीं एक मंडल के 2 से 3 जिलों को ही, अगर बड़ा जिला है तो एक ही जिला उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों से पहले चरण में लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था की गई है कि एक जो चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो, कोरोना गाइडलाइन की व्यवस्था हो, उन सारी चीजों पर नजर रखी जाए। तो यह व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने आज अपनी अधिसूचना जारी कर दी है और 2 मई वो तारीख होगी जिस दिन इन सभी चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि आज पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2015 को बेस वर्ष मानने के खिलाफ आता है तो ऐसी स्थिति में ये जरूर महत्वपूर्ण होगा कि आखिर उसके बाद ये जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार हो रहा है, क्या करेगा। जी, सुनवाई का इंतजार हो रहा है, कब तक उम्मीद की जा सकती है सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जहां याचिका दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख की डेट दी थी। आज 26 तारीख है और 3 अन्य याचिकाएं भी आरक्षण को लेकर अभी 3 दिन पहले ही दाखिल हुई हैं। तो 4 याचिकाएं ऐसी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इन सारे मामलों को लेकर सुनवाई करनी है। तो आज महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है। सभी जिला के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं, शेड्यूल जा चुका है कि किस तरीके से उनको काम करना है। 3 अप्रैल वो तिथि होगी जिस दिन से प्रथम चरण का नामांकन भी शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो बाकी चीजें हैं अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं हो पाएंगे क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब इसके लिए आयोग की अनुमति लेनी होगी या फिर आयोग अगर चाहेगा तो स्वयं ही किसी अधिकारी का ट्रांसफर करेगा अगर उसको लगता है कि उसे बदलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब उन सारी चीजों को देखते हुए अब तैयारियां पूरी हैं और देखना यह है कि अब क्या व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाती है। जी ठीक है, बने रहिए। जौनपुर से अपडेट ले लेते हैं, एक बार आपसे अपडेट लेंगे जौनपुर में किस तरीके से हम अगर बात करें कोविड गाइडलाइन को, देवेंद्र, कोविड गाइडलाइन का पालन बखूबी करवाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के इंतजामों को लेकर जब बात करते हैं तो अक्सर चुनावों में वो इंतजाम कहीं ना कहीं थोड़े से फेल होते नजर आते हैं। तो इस बार कैसी तैयारियां, क्योंकि कोविड को ख्याल में रखते हुए फिर मतदान कराने हैं? जी, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है और तमाम क्षेत्र में जितने गुंडा एक्ट से तमाम अपराधी ही पाबंद कर दिए गए, कितने लोगों को जेल भेज दिया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कोविड को देखते हुए जिला अधिकारी और सीएमओ ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतदान कराने का पूरा इंतजाम कर लिया है। लेकिन जहाँ चुनाव को देखा जाता है कि वहाँ पर शराब की व्यवस्था, जिसमें नकली शराब, तमाम बाहरी शराब आती है, इसको लेकर अभी आबकारी के अधिकारी सजग नहीं हुए हैं। देवेंद्र, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अराजकता कम करने के लिए कई जगह अभियान भी चलाया गया, रोड पर उतर के गश्त भी की गई और लोगों को जागरूक भी किया गया और जहां शराब पीते हुए लोग नजर आए उनको भी समझाया गया। तो ऐसे में हम इन चीजों को लेकर अगर बात करें तो जी, आपको बता दें लगातार न्यूज इंडिया अवैध शराब और ओवर ईटिंग और भारी शराब को लेकर लगातार प्रमुखता खबर दिखाए, लेकिन यहाँ अभी आबकारी अधिकारी की निगाह नहीं जागी है। अब देखना ये होता है कि जब जिससे आज से चुनाव ऐलान हो गया है, अब अधिकारी अपनी एसी कमरे को छोड़ के फील्ड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाला सवाल होगा कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो सके। जी ठीक है, बने रहिए। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, अगर बात कर रहे हैं हम अराजकता को लेकर तो मेरठ में उसे कम करने की क्या तैयारी है? जी अतुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। नहीं कस रही है।
अतुल अपना जवाब दोहराइए। पर तस्करी, जो तस्कर है उन पर शिकंजा कस रही है, लेकिन जो ये तस्कर होते हैं, सटोरिया होते हैं, इन्हों पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। लगातार मेरठ के अंदर ऐसी वारदात आ रही है, पुलिस बिल्कुल भी आंख मीच करके इनका काम चलवा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है। इसी को लेकर के जो सटोरिया होते हैं, इनों के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज वीडियो आती है, पुलिस का कोई शिकंजा नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्षेत्र अधिकारी मौके पर देख करके भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो पंचायत चुनाव नजदीक है, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें सबसे ज्यादा इन तस्करों का फायदा होता है, क्योंकि जो आम जनता के लिए जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं खर्च करते हैं वो सटोरियों के पास आ जाता है। दूसरी बात, कोविड गाइडलाइन की करें तो कल हमारी कमिश्नर की न्यूज वन इंडिया से मेरठ कमिश्नर की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव को लेकर भी पूरी तैयारियां की जा रही है, साथ साथ टेस्टिंग बढ़ाई गई है। सीएमओ से भी बात हुई है, उन्होंने भी बताया, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी इस चीज से अपने हाथ हटा रहा है, पीछे कर रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पर यानी कि यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम जनता को लेकर बात कर रहे हैं तो मतदान के वक्त पे कोई दिक्कत ना हो, इसके आदेश भी दिए गए हैं, चाहे वो कोविड को लेकर हो या फिर अराजकता कम करने को लेकर हो। एसके, आपसे जानेंगे, लखनऊ चल लेते हैं एक बार। एसके, जिस तरीके से अराजकता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और चुनावी माहौल भी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में जो अराजकता है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा अभियान चला रखा था, पंचायत चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के दौरान शांति का माहौल रहे, जो ऐसे अपराधी हैं उनको चिन्हित करें, जो हिस्ट्री शीटर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, जो अराजक तत्व हैं उनको जिला बदर करने की कार्रवाई की जाए। तो लगातार वो पूरे प्रदेश भर में संचालित है और डीजीपी मुख्यालय इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। लगातार ऐसे अपराधियों को धारा 144 के तहत पाबंद किया जा रहा है, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। जो हिस्ट्री शीटर हैं उनको जिला बदर किया जा रहा है, उनकी कार्रवाई लगातार चल रही है। जहां तक अवैध शराब का सवाल है तो आबकारी विभाग पिछले 1 महीने से लगातार अभियान चला रहा है और यह अभियान पूरे प्रदेश भर में कच्ची शराब, अवैध शराब, साथ ही साथ में शराब की तस्करी को लेकर चल रहा है। तो लगातार यह अभियान आबकारी विभाग का जारी है। चूंकि आज के बाद अब ये सारे दिशा निर्देश आयोग की तरफ से जारी होंगे, तो निश्चित है अगर कहीं से भी कोई इस तरीके की शिकायत आती है तो अब जिला निर्वाचन अधिकारी इन सारी चीजों का निर्णय जिला स्तर पर करेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से अब प्रदेश के लिए निर्देश इन विभागों को जारी किए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि आयोग ने जिस तरीके की तैयारियां की हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की चीजें हो या मतदान केंद्रों को लेकर हो, शांति व्यवस्था को लेकर हो, सुचारू तरीके से पूरी व्यवस्था कैसे संपन्न कराई जाए, इन सारी चीजों को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्थाएं अब आयोग की तरफ से की जाएंगी और जिसके दिशा निर्देश समय समय पर जहां की जैसी स्थिति होगी उस अनुसार जारी होंगे। जी, इसके कई जिलों में रोड गश्त और लोगों को रोक रोक कर जागरूक करने का अभियान भी चलाया गया है। ऐसे में और कुछ असामाजिक तत्व जो जगह जगह पर देखे हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। हर जिले में अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर इन सबको मिलाकर एक अपडेट लें हम, तो किस तरीके से अभियानों की ये सूचना सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई हुई है, जिला बदर करने की कार्रवाई हुई है। जो ऐसे हिस्ट्री सीटर जो कहीं न कहीं जमानत पर बाहर हैं, उन पर लगातार हिदायत दी जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ में जो जिले से बाहर किए जा चुके हैं उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तो कहीं न कहीं एक बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में यह कार्रवाई देश के विभिन्न जिलों में जिला बदर करने की कार्रवाई हुई है। उसके अलावा लाखों की संख्या में उन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है जिससे कहीं न कहीं अशांति फैलने की आशंका है या जो अराजक तत्व हैं। उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील जिले हैं या जो अति संवेदनशील जिले हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को लेकर लगातार विशेष निगरानी इन चुनावों के दौरान बढ़ती जाएगी। लगातार तरफ से जारी किए गए हैं। अब की तारीख से आयोग के पास आज के बाद नहीं है, तो अब विभागों को, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर आबकारी विभाग हो, वो निर्देश अब जिला उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे आज के बाद। ठीक है, देवेंद्र आपके पास आते हैं। देवेंद्र, आपकी अगर हम बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर में लोगों के रवैये की बात कर लेते हैं चुनाव की तारीखों को लेकर। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर फुलेर ग्राम सभा में चुनाव के लेकर पूरी तैयारी है और मतदाताओं में भी काफी उत्साह है कि इस बार नए प्रधान को हम लोग चुने। या जो प्रधान काम किया है गांव की गवर्नमेंट के तहत, हम लोग कम से कम 200 ऐसे गांव
में खबर दिखा चुके हैं कि जहाँ तमाम ग्राम सभा की जनता ने मन बनाया कि नए प्रधान चुने और जो प्रधान काम किया उनको फिर से प्रधान बनाने का है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब की प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर दोहरी चुनौती है। एक तो सामने आगामी होली का त्योहार है, दूसरा चुनाव है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि होली में तमाम हुड़दंग लोग शराब पी के तमाम मारपीट करते हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कड़ी निगरानी रखनी होगी कि कोई बड़ी वारदात न हो पाए। जी ठीक है, होली को लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही है। चुनाव और होली को कैसे मैनेज किया जाएगा, एक खाका तैयार किया होगा, उस खाके के बारे में जानकारी? जी अभी तो बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर रही है और जिला प्रशासन तमाम निर्देश दे रहे हैं क्षेत्र पंचायत और यूडीसी तमाम ऐसे अधिकारियों को, सेक्रेटरी को, बीडीओ को कि अपने क्षेत्र में जाकर गश्त करें और कोई भी मतदाता को कोई भला फुसला न पाए। आप स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, जिससे जिला प्रशासन ने पूरी कड़ी तैयारी कर ली है। और पुलिस प्रशासन लगातार गश्त करके जो चिन्हित अपराधी हैं उनको जेल में भेजने का काम कर रही है। ठीक है देवेंद्र, बने रहिए। अतुल, आपसे जान लेते हैं होली और चुनावी माहौल के तारीखों का ऐलान हो गया है, इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? आपकी तरफ क्या खाका तैयार किया गया है? मैम यहाँ पर गैंगस्टार है, लगभग 40 गैंगस्टार को पुलिस ने जिला बदलने का काम किया है। साथ ही पुलिस ने जो होली और चुनाव को देखते हुए जो शराब तस्कर है उन पर शिकंजा कसा है। कुछ शराब तस्कर अभी बचे हुए हैं। मेरठ में सबसे ज्यादा खादर में तस्करी होती है शराब की, उसी को लेकर के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, रात में गश्त कर रही है और दिन में भी लोगों को समझाने का काम कर रही है कि कोरोना वायरस के साथ साथ होली मनाए, लेकिन कोरोना को ना भूले, 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी। इस चीज को लेकर के पुलिस प्रशासन और साथ ही जिला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरठ कमिश्नर का भी कहना है कि आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जान बचाना। इस समय लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है और होली भी नजदीक है। होली का त्योहार भी मनाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जान भी जरूरी है। मास्क और कलर लगाएं, लेकिन कलर ऐसे लगाएं जिससे किसी को रिएक्शन ना हो। और उसके बाद में पंचायत चुनाव नजदीक है। पंचायत चुनाव में गांव में सबसे बड़ी रंजिश होती है चुनाव को लेकर के। ठीक है, उसी पर पुलिस बने रहिए हमारे साथ। आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आलोक, आपसे जानेंगे प्रयागराज की तस्वीरें क्या कह रही है? तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अगर वहां की अपडेट लेना चाहें। जी कोमल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज है, यहाँ पर सबसे ज्यादा असर शराब का है। जो शराब माफिया है वो कच्ची शराब बनाते हैं और कच्ची शराब बनाकर उसकी बराबर सप्लाई करते हैं, जिससे चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन की है वो शराब माफियाओं पर अंकुश लगाना है। अभी 2 जगह पर यहाँ पर शराब माफियाओं की जहरीली शराब पे लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद से जो प्रशासन है वो सख्त हुआ है और जगह जगह पर भट्टियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रशासन के ऊपर 2 चुनौतियां इस समय बड़ी आ गई हैं। एक तो होली का त्योहार है और दूसरा पंचायत चुनाव। तो दोनों से निपटने की जो चुनौती है उससे शामिल होकर प्रशासन को और पुलिस को मिलकर इस पर कार्रवाई करनी होगी और उनसे निपटना होगा। हालांकि जो पंचायत चुनाव है उसमें आरक्षण को लेकर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जिस पर अभी प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है कि किस तरह से उन्होंने आरक्षण लागू कराया है और किस तरह से बाकी की चीजें हैं। लेकिन जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जगह जगह बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव है इसमें सबसे ज्यादा रंजिश के मामले सामने आते हैं और एक दूसरे से लोग मारपीट करते हैं। तो जो प्रधानी चुनाव है ये सबसे ज्यादा निम्न स्तर का चुनाव होता है और इसमें जमीनी लोग लड़ते हैं चुनाव और आपस में इसमें चुनावी रंजिश बहुत ज्यादा होती है। जिस चुनौती से कोमल बचने के लिए प्रशासन को इंतजाम करना होगा और काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं करनी होंगी। जी कोमल। आलोक, पहले चरण में मतदान होने, ऐसे में तैयारियां भी बहुत जोरों से होंगी क्योंकि मतदान के लिए काफी कुछ तैयार करना होता है, एक खाका तैयार करना होता है जिसमें सुरक्षा का इंतजाम देखा जाए और जो मतदाता आएंगे वो कैसे मतदान करेंगे वो देखा जाए, बूथ पर किस तरीके के इंतजाम हो वो देखा जाए और साथ ही अब कोविड गाइडलाइन जो नई जारी की गई उसका भी पालन करा जाए। ऐसे में ये मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा? जी देखिए, कोविड प्रोटोकॉल को तो पालन कराना ही काफी बड़ी चीज होती है। अभी मैं अगर कोविड की बात करूं तो जो चौक चौराहे हैं, बाजार है, वहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिस पर प्रशासन अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अगर आप गांव की तरफ जाएंगे तो वहां मास्क लोग जानते ही नहीं। अभी भी लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और कोरोना से डायरेक्ट चुनौती ले रहे हैं। हालांकि वहां पर प्रशासन अपना
प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा जब बाहर के लोग गांव पहुंचेंगे, अपनी जो देश विदेश में लोग रहते हैं वो अपने परिचितों के लिए चुनाव डालने के लिए आएंगे गांव में, तो वो काफी चुनौती पैदा करेंगे कोरोना की। तो इससे लड़ना प्रशासन के लिए बड़ी बात होगी और इसके लिए खास रणनीति बनानी होगी प्रशासन को, क्योंकि चुनाव आयोग ने रणनीति की अगर बात करें हम, तो रणनीति खासतौर पर हम देखना चाहेंगे कि अराजकता को लेकर, क्योंकि अराजकता बहुत देखी जाती है, असामाजिक तत्व जगह जगह पर देखे जाते हैं, क्योंकि होली का त्योहार भी है और अब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में तैयारियां दोनों को ही देखकर की जाएंगी और अराजकता कम करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? नगरी प्रयागराज में कमिश्नर आईजी बैठते हैं, एसपी है, 4 एसपी बैठते हैं, इसके साथ ही सीओ की बड़ी फौज है जी। अभी प्रशासनिक अमले ने अपनी तैयारी के लिए कल रात में ही मीटिंग की है। मीटिंग करने के साथ ही उसने जो होली का पर्व है उसे सकुशल संपन्न कराने के लिए हर थानों पर स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग करने के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। इसके साथ ही जगह जगह पर जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो निकलकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रही हैं। लेकिन हर्ष और उल्लास का जो त्योहार है होली, उस पर सभी तरह से प्रशासन को रोक लगाने की बात होगी कि जगह जगह पे भीड़ ना इकट्ठी हो और एक दूसरे को रंग ना लगा सके लोग। लेकिन इस बार की जो होली है इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कोमल कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिल्कुल, लेकिन लोग होली से बाज नहीं आएंगे और इसको रोकने के लिए अलग व्यवस्थाएं करनी होंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। शाहजहांपुर चल लेते, दीपक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आपसे जानेंगे शाहजहांपुर में क्या तैयारियां चल रही, कैसी तस्वीरें बयां कर रही हैं? बिल्कुल कोमल, होली का त्योहार है और आज 3 दिन शेष बचे हैं जो होली के त्योहार को लेकर। हालांकि शाहजहांपुर में एक अनोखी होली मनाई जाती है। यहाँ पर एक जुलूस निकाला जाता है लाट साहब का, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े इंतजाम किए गए। साथ ही साथ चुनाव, जो पंचायत चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान हो गया। शाहजहांपुर में 4थे चरण में यानी 29 अप्रैल को जो है यहाँ शाहजहांपुर में चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव को लेकर के जो अधिकारी है यहाँ पर वो बड़े सतर्क हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उसके बाद त्योहार भी है और कोरोना की सबसे बड़ी बात जो है, जो कोरोना के जो मरीज फिर से निकलना शुरू हो गए, जो मैंने फिर दस्तक दे दी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सब बात है कि जिस तरह ये त्योहार है, त्योहार को जिलाधिकारी ने भी कहा है कि इसको अलग से थोड़ा दूरी से मनाएं और एक दूसरे को रंग कम लगाएं। ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में किस तरह का यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट यहाँ पर चुनाव होने वाला है 25 अप्रैल को, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से जो 2 मई को नतीजे आएगा वो देखने वाले। शाहजहांपुर में अगर असामाजिक तत्वों को लेकर बात करें, क्योंकि खुले में शराब पीने पर रोक लगाई गई और अगर ऐसा कोई भी पाया जाता है तो हिरासत में ले लिया जाएगा, क्योंकि होली का त्योहार भी है और चुनावी माहौल भी है। ऐसे में उस चीज को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरीके के अभियान या क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल कोमल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो शराबी तत्व लोग हैं जो शराब पीते हैं, हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए शाहजहांपुर में तो लाट साहब का एक जुलूस निकलता है। उस जुलूस को देखते हुए कल शाम 5 बजे से यहाँ पर शराब की दुकानें पूर्णतः बंद करा दी जाएगी। ये यहाँ के जिलाधिकारी और एसपी ने साफ तौर से कह दिया है। और उसके बाद इस तरह से अगर बीच में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको लेकर एसपी ने बड़े इंतजाम किए हैं सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कई दिनों की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। एक जुलूस है, पूरे देश का एक यहाँ पर महत्व होता है जुलूस को लेकर के, तो उसको कहीं न कहीं ये देखते हैं इस जुलूस को लेकर के जो बाहर से फोर्स लगाई गई है वो एक बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर कई जिलों की, अन्य जिलों की फोर्स है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम आम लोगों की बात कर लेते हैं तो आम लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके का रवैया है, क्योंकि होली पर जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं कोविड गाइडलाइन को लेकर और अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो उनमें कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए बिल्कुल कोमल, 29 तारीख को यहाँ पर रंग खेला जाएगा और 28 को होली है। सबसे बड़ी बात है 29 तारीख को यहाँ पर निकाला जाएगा। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना के जो मरीज हैं वो फिर से एक बार कोरोना में दस्तक दी है और तो 2-4 मरीज शाहजहांपुर से निकल रहे हैं। अन्य जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर भी कोरोना की दस्तक है। उसको लेकर जिलाधिकारी साफ तौर से लोगों से अपील की है। उनका यही कहना है कि कोरोना में
दूरी बनाए, मास्क जरूर लगाए और साफ सुथरे जो रंग है वो रंग एक दूसरे को लगाएं, लेकिन दूरी ज्यादा रखें, दूरी बनाए रखें ताकि कोरोना से सुरक्षित रहा जा सके। दूरी बनाए रखें ताकि से सुरक्षित रहा जा सके। पिछले साल भी मार्च में ही लॉकडाउन हुआ था और कोरोना ने दस्तक दी थी, तो कहीं न कहीं इस बार भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी और उसके बाद जो आने वाले चुनाव है, जो 29 अप्रैल को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि 2 मई को जब वोट खुलेंगे, नतीजे आएंगे, तो लोगों को कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, किसी के चेहरे पे मायूसी होगी तो कहीं खुशी होगी। देखिए, अगर हम मतदान की बात करते तो वो एक बड़ी चीज है। बने रहिए आप हमारे साथ, एसके के पास चल लेते हैं। एसके, 2 मई को मतदान के जो रिजल्ट्स आने हैं वो देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर हम उन चीजों को ले लें, क्योंकि जब रिजल्ट्स आते तो ज्यादा हड़कंप मचता है, क्योंकि हर जगह होड़ मचती है कि यहाँ मतदान ज्यादा हुए, यहाँ पर वोट ज्यादा चले गए, इस तरीके के भ्रामक तस्वीरें भी सामने आती हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग इस दौरान अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इतने बड़े पैमाने पर जब वोटर्स होंगे तो निश्चित है कि मतगणना के लिए विशेष व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। जहां तक मतगणना का सवाल है तो सभी जिला का जो मतगणना केंद्र होंगे वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है और प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही जो पीएसी के जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जिले हैं वहां पर केंद्रीय बल भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य निर्वाचन आयोग उसका प्रयोग करेगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि इस दौरान जिले स्तर पर और तहसीलों स्तर पर पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की रखी जाए, क्योंकि अगर हम देखें जो ग्राम प्रधान होंगे या जो क्षेत्र पंचायत होंगे, जो ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, उनकी मतगणना जो होगी वो तहसील स्तर पर होगी। वहीं जो जिला पंचायत सदस्य हैं और जो जिला पंचायत के स्तर के जो चुनाव हैं उनके मतगणना केंद्र जिला स्तर पर होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यवस्था को लेकर इंतजाम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं और हर उस जगह पर इंतजाम रहेंगे। साथ ही साथ पुलिस की फुट पेट्रोलिंग रहेगी और कोशिश यही रहेगी कि अगर कहीं से कोई भी छोटी सूचना आती है तो उसको तत्काल कार्रवाई किया जाए और उसको बड़ी ना होने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर ही बड़ी घटनाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब निर्वाचन आयोग हर वो संभव प्रयास करेगा जिससे उत्तर प्रदेश के इन सभी 75 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो और मतगणना के दौरान भी इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ लखीमपुर खीरी से अवध जायसवाल भी जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अवध, आपसे लखीमपुर खीरी की अपडेट लेंगे, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? अवध, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, दोबारा सवाल करिए। अवध, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में हम लखीमपुर खीरी की तस्वीरों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव की बात करें, आज तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद प्रत्याशियों ने कमर कस दी है और गांव में जो अपना प्रचार प्रसार था उसको बढ़ा दिया है। प्रिंटिंग प्रेसों पर अपने होर्डिंग पोस्टर बनवाना शुरू कर दिए है, जिसके बाद एक पंचायत चुनाव की जो एक हलचल समाप्त हुई थी वो दोबारा से हलचल पैदा हो गई है। लोग लोगों से मिल रहे हैं और मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में अपील करने की भी कर दिया है। ठीक है, और अगर हम सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं अवध? सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने काफी बड़े इंतजाम किए। अभी आईजी जोन जो लक्ष्मी सिंह उन्होंने दौरा किया था और पंचायत चुनाव को लेकर सारी समीक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव जो है निष्पक्ष कराए जाएंगे और शांतिपूर्वक कराए जाएंगे। इसके लिए इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी का तमाम एरिया जो है इंडो नेपाल से मिलता है। इसलिए पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई सुरक्षा ना हो, लोग सुरक्षित महसूस कर मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने अच्छा जो किया है। अवध, होली का भी त्योहार है, ऐसे में अराजकता फैलने की यहाँ पर कुछ गुंजाइश भी रहती है और ऐसे में तैयारियों को लेकर हम बात करें, होली और चुनावी माहौल, तो उस असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कैसे कोई अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, निश्चित ही होली और पंचायत चुनाव की दोगुनी चुनौती है प्रशासन के सामने। इसलिए प्रशासन ने रात को जो है ढाबे और होटलों की चेकिंग शुरू कर दी है, जबकि दिन में कई जगह जो पुलिस है वो जो मार्केट है उसमें यानी पुलिस अपना गश्त पर कर रही है, पैदल गश्त कर रही है, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इस तरह के तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव और होली के मद्देनजर किसी प्रकार की कोई असुरक्षा न रहे। लोगों की अगर हम बात करें, लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है?
देखिए कोरोना काल में जो त्योहार है होली का, वो थोड़ा फीका दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी लोग होली की तैयारी कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं और अपनी जरूरत की सामान जो है खरीद रहे हैं। और रही गई बात सुरक्षा की, सुरक्षा को लेकर भी लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और वहीं प्रत्याशियों की तरफ से हम बात कर ले तैयारियों को लेकर, क्योंकि प्रत्याशियों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है और अब तारीखों का जब ऐलान हो गया है तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि पंचायत चुनाव की जो आज तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद जो पंचायत चुनाव जो लोग लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार हैं, उनमें काफी खुशी की लहर है। लोग होली के त्योहार पे लोगों से मिलकर बधाई दे रहे हैं और साथ में अपने पक्ष में अपील, मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रयागराज चल लेते हैं। आलोक, आपसे जान लेंगे कि वहां पर प्रत्याशियों की क्या तस्वीरें, क्या कहना है उनका। ये देखिए, प्रत्याशी अभी अपने आप को रोक रहे थे, लेकिन अब आज से जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तो सबसे पहले संगम नगरी प्रयागराज में वोटिंग पड़ेगी। 15 अप्रैल को संगम नगरी में वोटिंग होगी, जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह जो बैनर, पोस्टर और पॉपअप बनाने का काम है वो तेजी से चल रहा है और सभी मिलकर अपने अपने जो प्रत्याशी उसे जिताने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग तरह से रणनीति बन रही है कि किस तरह से हम अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं और किस तरह से उसको विजयश्री दिलाएं। तो इसको लेकर जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और बैनर पोस्टर लगाए जाने के साथ ही जो मतदाता हैं उनको आकर्षित करने का काम बराबर चल रहा है कि वो अपनी जो योजनाएं हैं उसे बता रहे हैं कि हम प्रधानी चुनाव में आपके गांव के लिए क्या करेंगे और किस तरह से गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो इस बात को लेकर सभी प्रत्याशियों में होड़ लगी है, सभी अपनी अपनी बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी कोमल। ठीक है, बने रहिए। शाहजहांपुर चल लेते। दीपक, हम बात कर रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर और जनता के समीकरण को लेकर, तो कैसा समीकरण दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर शाहजहांपुर की बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर सीटें हुई हैं, जो आरक्षण आया है उसको लेकर के लोगों के मन में बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ लोग निराश भी हुए, कुछ लोगों की बात की जाए तो कुछ लोग खुश भी हैं। जिस तरह से आरक्षण आया है पूरे प्रदेश से, उसके बाद अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में सबसे लास्ट में यहाँ पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 2 मई को जिस तरह से है फिर से एक बार लोगों के चेहरे पे खुशी होगी, कुछ लोग मायूस भी होंगे। कहीं जिस तरह से आने वाला एक पंचायत चुनाव है, कुछ लोगों को खुशी देकर जाएगा, कुछ लोगों के चेहरे मायूस भी कर। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया। आलोक, आपका भी शुक्रिया। अवध, आपका भी शुक्रिया। बहुत तमाम जो जानकारियां थी हमने आप तक पहुंचाई पंचायत चुनाव को लेकर। बता दें 4 चरणों में मतदान होने, तारीखों का ऐलान हो गया, 2 मई को रिजल्ट आएंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीरें कहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।